नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल नागर है और विन IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा एक विषय जो इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स के नाम से काफ़ी चर्चा में रहा है और इस टैक्स के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके इतिहास को, इसके बारे में जो भी जानकारी हम जुटा सकते हैं उन जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इनहेरिटेंस टैक्स भारत में कब रहा है, इसका इतिहास क्या है, ये विभिन्न और किस किस देशों में है, इसको क्यों अबोलिश किया गया और वापस से इसकी अचानक से डिमांड क्यों आने लगी कि इनहेरिटेंस टैक्स वापस भारत देश में लाया जाना चाहिए और इस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में हम जानकारी को प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि क्या इनहेरिटेंस टैक्स है। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस टैक्स चर्चा में क्यों आया, इसका इतिहास क्या है, विश्व भर में कहाँ पर है, विशेषज्ञों की इस पे क्या राय है और इसे क्यों खत्म किया गया था, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये इनहेरिटेंस टैक्स इन इंडिया, इसका हिस्ट्री, इसका अबोलिशमेंट, हिस्ट्री, अबोलिशमेंट एंड रिवाइवल अटेम्प्ट्स। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनहेरिटेंस टैक्स एक ऐसी ड्यूटी होती है जो कि प्रॉपर्टी पर लगाई जाती है और वो प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड की जाती है। जैसे फादर से जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड अपने बच्चों को की जाती है वो प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, दोनों ही प्रॉपर्टी पर वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाएगा और उस टैक्स को इनहेरिटेंस टैक्स बोलते हैं, जो हमारी पैतृक संपत्ति पर लगता है, जो मूवेबल भी हो और इमूवेबल भी हो, जिसमें कैश हो, गोल्ड हो, आपका कमर्शियल लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, इन सब पर जो टैक्स लगता है उसे इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स भारत में सबसे पहले इनहेरिटेंस टैक्स भारत में सबसे पहले कब आया था। तो इनहेरिटेंस टैक्स सबसे पहले भारत में 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने के पीछे मंशा थी कि भारत में जो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करना है और प्रॉपर वेलफेयर स्टेट के जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को इस टैक्स के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसलिए इस टैक्स को उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया था, परंतु लंबे अंतराल के बाद 30 सालों बाद ऐसा पाया गया कि इस टैक्स को जिस मंशा के साथ लाया गया था वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। उस वजह से इस टैक्स को वापस 1985 में, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर VP सिंह थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, जो एक VP सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो 1990 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, एक कोलिशन गवर्नमेंट होती है और उनके द्वारा ही एक 27% जो रिजर्वेशन OBC को दिया गया था वो VP सिंह गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया गया था। तो ये अलग जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है, परंतु जो टैक्स अबोलिश किया गया इनहेरिटेंस टैक्स वो VP सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ही रिकमेंड किया था और उस रिकमेंड के आधार पर 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा इस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। अब बेसिकली मैंने आपको बताया है कि ये टैक्स लाया क्यों गया था। इस टैक्स को लाने के पीछे यही मंशा थी कि जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो बढ़ाया जाए, भारत सरकार का जो रिवेन्यू इनकम है उसे भी इंक्रीज़ की जाए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, आर्थिक असमानता है, उसको भी ख़त्म किया जाए और इस टैक्स के माध्यम से। इसलिए इस टैक्स को लाया गया था, परंतु 1985 तक आते आते इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये टैक्स जिन उद्देश्यों के साथ लाया गया था वो उद्देश्य फुलफिल नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे क्या हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, कुछ तथ्य सामने हैं जिन आधार पर इस टैक्स को ख़त्म किया गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1985 में जैसे इसको ख़त्म किया गया था तो उसी साल टोटल इस टैक्स का कलेक्शन 1984-85 वाले फाइनेंशियल ईयर में इस टैक्स का कलेक्शन 30 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, इस टैक्स का मात्र कलेक्शन 30 करोड़ था इनहेरिटेंस टैक्स का, जो 30 होने के बाद
अब इतना जो इस टैक्स को कलेक्शन करने में, आई थिंक इतना भारत, इतना देश बड़ा है, इस टैक्स को कलेक्शन करने में जो मेन पावर लगेगा, जो भी पैसा हमारा अलग से एक्सपेंडिचर होगा, मुझे लगता है कि 30,000 से ज़्यादा तो वहाँ खर्चा हो जाता है। इसलिए भी, और एक और जो ईयर था 1979 के समथिंग का, उस वक्त तो मात्र 13 करोड़ इनहेरिटेंस टैक्स को कलेक्ट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे इतना कम टैक्स कलेक्शन हो रहा था। जिस उद्देश्य से लाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। और इस टैक्स को लगाने के भी कुछ रेट अलग अलग थे। जैसे जिनकी इनकम उस वक्त में 1 लाख रुपए थी, उन पर 7.5% टैक्स लगाया जाता। 7.5% टैक्स जिनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा थी। परंतु जिन लोगों की इनकम 20 लाख से ज़्यादा थी, उन पर दोस्तों 85% टैक्स लगाया जाता। नंबर सुनने में ही काफ़ी भयानक लग रहे हैं, क्योंकि 85% जो टैक्स लगाया जाता था, किसी की इनकम 20 लाख से ऊपर थी, 85% तो उसको इनहेरिटेंस टैक्स में ही देनी पड़ती थी। सो आप देख सकते हो कि कितनी एक कंडीशन ऐसी थी कि कौन भी टैक्स देना नहीं चाहेगा अगर इतना भयंकर टैक्स लगेगा। तो उसी का रिजल्ट ये रहा कि कलेक्शन ही टैक्स का 13 करोड़ देखने को मिलता था, और जो टैक्स को कलेक्शन करने का एक्सपेंडिचर था वो भी इससे कहीं ज़्यादा था। तो आप देख सकते हो इस वजह से इस टैक्स को ख़त्म किया गया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टैक्स और कहाँ कहाँ पर है और कितना परसेंट है। इसे अबोलिश क्यों किया गया ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये टैक्स कहाँ कहाँ पर है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो टैक्स ये लगाया जाता है, जापान में लगाया जाता है। जापान में भी ये टैक्स सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, जो 55% अप्रोक्सीमेटली है। उसके बाद साउथ कोरिया में लगाया जाता है। उसके बाद यूके एंड यूएसए। तो यूके एंड यूएसए में 40% टैक्स को इम्पोज किया जाता है, जो इनहेरिटेंस टैक्स के रूप में होता है। सो ये अलग अलग जो विश्व भर के देश हैं उनमें ये टैक्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे इनहेरिटेंस टैक्स को लगाया जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा असल में आया क्यों चर्चा में ये मुद्दा इसलिए आया कि इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ANI को अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि अमेरिका में जो इनहेरिटेंस टैक्स लगता है उस पर भी वैसा ही टैक्स भारत में भी लगना चाहिए और उस टैक्स पर चर्चा होनी चाहिए। ये उनके शब्द थे, जैसा उन्होंने बताया था। उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि जैसे अमेरिका में 100 मिलियन डॉलर है तो उस पर 55% टैक्स लगता है। 55% टैक्स, इसका मतलब ये है कि 100 मिलियन में से 55% जो डॉलर होंगे वो सरकार रख लेगी, बाकी जो 45% होगा वो जिसका जो पैतृक संपत्ति जिसको मिलेगी, जो भी इनहेरिटेट करेगा उस संपत्ति को, उसको दे दी जाएगी। परंतु 55% ना होकर यूएसए में जो भी इनहेरिटेंस टैक्स लगता है वो 40% है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और ये जो पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नहीं लगता है। जैसा दोस्तों भारत में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी 50 स्टेट्स है। उन 50 स्टेट्स में से ओनली 6 स्टेट ये इनहेरिटेंस टैक्स लगाती है। सो हर जगह ये टैक्स नहीं लगता है। मैंने आपको ये बेसिक जानकारी बताई है। अब इसके बाद जो हमने देखा थी इसको क्यों अबोलिश किया गया है ये भी हमने देख लिया है, और विश्व भर में इसकी क्या स्थिति है ये भी हमने देख लिया है। इसको अब कुछ टाइम पहले जैसे कि यूपीए 1 में यूपीए 2 है, सॉरी यूपीए 1 में भी यूपीए 2 में भी, जैसे कि पी चिदम्बरम जी मंत्री थे और यूपीए 2 में वो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया आखिरी में 2013-14 में। उससे पहले यूपीए 1 में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो यूपीए 1 के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने भी इसकी वकालत की थी। उन्होंने बोला था कि इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में भारत में चर्चा होनी चाहिए और इस टैक्स को वापस लेवी करने के लिए, इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक संरचना या एक ऐसी सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम इस टैक्स को वापस जैसे कि इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और ठीक उसी प्रकार पी चिदम्बरम साहब के अलावा
2014 में जैसे कि सरकार चेंज हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरकार का बनाया गया और उनके द्वारा लेट किया गया 2014 के बाद से। 2014 में जब जयंत सिन्हा जब प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल पहला वाला चल रहा था 2019 से लेकर 2019 तक 2014 से लेकर 2019 तक, उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे अरुण जेटली जी, परंतु मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस जो राज्य मंत्री थे फाइनेंस के वो थे जयंत सिन्हा जी। तो जयंत सिन्हा जी ने भी इस व्यक्ति की इस टैक्स की वकालत की थी और उन्होंने बताया था कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स पर एक बार फिर से चर्चा होनी चाहिए। सो अक्रॉस द पार्टी दोनों ही पार्टियों के जो सीनियर फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस बारे में वकालत की थी और इस बारे में बोला था कि हमको इस पर चर्चा करनी चाहिए। सो ये टैक्स की स्थिति है और जिसके बाद में एक्सपर्ट का जो विशेषज्ञों का इस पर क्या राय है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि रिसेंटली अभी बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के भी व्यूज़ हमको देखने को मिले हैं। उनका मानना है कि इनहेरिटेंस टैक्स जैसी व्यवस्था अभी भारत में लागू नहीं होनी चाहिए, हमको डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो टैक्स इवेजन जैसी समस्या, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्या अत्यधिक रूप से हमको देखने को मिल सकती है। इन सब को साइड लाइन करते हुए हमको विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो भी मार्केट लेड ग्रोथ है उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारा देश अपनी जो 2047 तक डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस है वो पा सके और 2027 तक जो टारगेट है हमारा कि विश्व की तीसरी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था हम बने वो भी अचीव कर पाएँ। सो इस टैक्स के बारे में जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको बताई है और जो भी इसके क्यों लाया गया था, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जैसे कि देखने को आप देख ही सकते हो। नेगेटिव इम्पैक्ट यही होगा, टिकट टैक्स इवेजन इससे होगा, जिसके बाद में जो बिजनेस हाउसेस है उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और एक जो टैक्स पेयर होते हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उनके मन में भी एक इंडिफरेंस आएगा कि यार इतने सारे पैसे हम कलेक्ट करें, इतनी हम मेहनत करें और इतना पैसा कमाया, उसके बाद आखिर में पैसा सरकार के पास चला जाएगा, तो उनके मन में भी एक इंडिफरेंस, उदासीनता वाली भावना आएगी। उसी सबको ध्यान में रखते हुए हमको इस टैक्स के बारे में अभी इतना नहीं सोचना चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ जितना हो सके ध्यान देना चाहिए और भारत को एक सशक्त और डेवलप्ड देश बनाने में भूमिका अदा करना चाहिए। इसी के साथ जो मैंने मुद्दा था आपको समझाने का सरल शब्दों में प्रयास किया है और आज का जो ये टॉपिक था हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।